स्टैटिक फ्रिक्शन कब लिमिटिंग वैल्यू होता है, कब फोर्स अप्लाइड के बराबर होता है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो जाती है, तो हमें कैसे समझ में आएगा कि कब हमें एफ एस मैक्सिमम लगाना है या लिमिटिंग वैल्यू लगानी है, कब फोर्स अप्लाइड के बराबर लगाना है। आज इन दो सवालों से आपके ये सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। मैं हूँ आनंद प्रकाश, को फाउंडर ऑफ वेदांतु एंड योर मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स। तो देखते हैं आज आपके डाउट्स क्लियर होते हैं कि नहीं होते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना, पेन कॉपी लेके बैठो ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो लिखते जाओ, नोट करते जाओ, और अगर कोई डाउट्स इस वीडियो के बाद रह जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि मैं कमेंट बॉक्स में आके आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। पहले सवाल से देखते हैं। पहला सवाल कहता है कि भाई एक ब्लॉक है, एक इंक्लाइन प्लेन जो कि फ्रिक्शन है, जिसके यहाँ म्यू एस और म्यू के की वैल्यू दी हुई है, इसके ऊपर रखा हुआ है, और एक एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई करते हो इसके ऊपर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तीन कंडीशंस दी हुई हैं। एक कंडीशन जब ये बिल्कुल जीरो है, एक 150 और एक 300, और तीनों कंडीशंस पे आपको बताना है कि एक्सेलरेशन इस ऑब्जेक्ट का कितना होगा। तो अब ऐसे कोई भी सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले दो तीन चीज़ें यहाँ पे लिख लो। हम क्या क्या लिख लेंगे? हम एम जी साइन थीटा, बिकॉज वो वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एम जी का, तो एम जी साइन थीटा की वैल्यू लिख लेंगे। तो हम यहाँ पे एम जी साइन ऑफ थीटा की वैल्यू लिख लेते हैं। एम जी कितना दिया हुआ है? 50 इंटू 10 इंटू साइन की वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी है, वो है 0.26। कितना हो जाएगा? 5 6 30, 5 2 10, 130। सो इट विल बी इक्वल टू 130 न्यूटन। ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा। दूसरी चीज़ हम लिख लेंगे एफ एस मैक्सिमम। एफ एस मैक्सिमम क्या होता है? एफ एस मैक्सिमम, एंड दीज आर दी स्टेप्स। अगर ये आप स्टेप्स फॉलो करोगे तो किसी भी सवाल, ओलंपियाड लेवल तक सवाल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो एफ एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा? म्यू एस एन, और इस केस में नॉर्मल रिएक्शन की जो वैल्यू है वो एम जी साइन एम जी कॉस ऑफ 15 डिग्री के बराबर होगा, एंड म्यू एस एन विल बी इक्वल टू एम जी 500 मल्टीप्लाइड बाई कॉस ऑफ 15 डिग्री जो कि 0.96 है। तो ये कितना हो जाएगा? 6 पचे 30 और 45, 480 न्यूटन। एफ एस मैक्सिमम क्या हो जाएगा? 480 न्यूटन हो जाएगा। म्यू एस, एक मिनट, म्यू एस कहाँ गया? एम जी साइन थीटा, हाँ, इंटू 0.2 भी करेंगे, इंटू 0.2 भी करेंगे, एंड देयर फोर इट विल बी इक्वल टू 96 न्यूटन। सो एफ एस मैक्सिमम की जो वैल्यू हो गई, एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू 96 न्यूटन। ये लिख लिया। अब तीसरी एफ के, ये भी दिया हुआ है, तो एफ के भी लिख लेते हैं भाई। एफ के क्या हो गया? म्यू के इंटू एम जी, एम जी कॉस ऑफ 15 डिग्री। सो ये हो जाएगा 480, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया था। एम जी कॉस ऑफ 15 डिग्री हमने निकाल लिया था 480 इंटू म्यू के, ये आ जाएगा म्यू के इज 0.15 इंटू 480। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 8 जा 120, 12 15 4 जा 60, 720, सो 720 72 न्यूटन। ये हो गया एफ के की वैल्यू। ओके, सो क्लियरली आपके पास तीन चीज़ें आ गई, एम जी साइन थीटा, एफ एस मैक्सिमम एंड एफ के। ये तीनों वैल्यूज़ को हम अगले वाले पेज पे लिखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं एम जी साइन थीटा, ये इसकी वैल्यू, एम जी साइन थीटा की वैल्यू 130 न्यूटन थी। एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू 96 न्यूटन थी। आई होप सो, देख लेना, आप चेक कर लेना। एफ के की वैल्यू 72 न्यूटन है। अब आप देखो कि पहला केस दिया हुआ है, केस 1, और यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो आप ध्यान से देखना, क्योंकि पी की जो रेंजेस हैं वो ये भी पूछा जा सकता है, जो कि आपके जेई मेन में 2 बार पूछा गया है, एडवांस में पूछा जा सकता है कि भाई पी की रेंज बताओ, मिनिमम मैक्सिमम क्या हो सकती है, जिसके लिए ब्लॉक रेस्ट पे रहे। तो ऐसे सवाल भी एग्जाम में आ सकते हैं, एंड वी विल टैकल ऑल दोज प्रॉब्लम्स थ्रू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो केस 1 इज व्हेन p इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे p इज इक्वल टू 0 है, तो भाई यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम बना के देख लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? एम जी साइन थीटा, जिसकी वैल्यू है 130 न्यूटन, मैं लिख देता हूँ, ये तो फिक्स वैल्यू है, ये इधर की ओर है। अब चूंकि कोई और फोर्स नहीं है, तो इस ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी किधर होगी? जाने की इधर। तो फ्रिक्शन इसको किधर अपोज करेगा? फ्रिक्शन इसको पीछे की ओर अपोज करेगा, और क्लियरली मैक्सिमम कितना अपोज कर सकता है? 96 न्यूटन। तो ये तो स्टेट ये बताता है कि जब इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे हो तो ऑब्जेक्ट जो है
नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा बिकॉज मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पा रहा है। नीचे 130 है और पीछे वाला जो मैक्सिमम फोर्स है वो 96 है, तो इसको रोक नहीं पाएगा, तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो पीछे जो फ्रिक्शन लगेगा वो कैसा होगा, काइनेटिक, बिकॉज देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइन प्लेन। इसके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो देयरफॉर नीचे वाला फोर्स इज ग्रेटर देन पीछे वाला फोर्स एंड देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। ऑब्जेक्ट जब एक्सेलरेट करेगा तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगने वाला है। तो अब हमने ये लगा दिया ये सब। अब आसानी से आप ए बता सकते हो, ए इज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। तो ये तो हमने किया हुआ है, मास, टोटल मास। तो भाई अगर हमने कर लिया तो वैल्यू क्या आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है, एफ नेट हो गया 130, और इसीलिए हमने ये पहले निकाल लिया भाई कि बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं हो, -72 अपॉन टोटल मास विच इज़ 50, एंड यहाँ से आ जाएगा इसकी वैल्यू 72 से 28, 58/50। देखते रहना भैया, ये चेक करते रहना, आंसर्स चेक करते रहना। कई बार मैं सिली मिस्टेक करता हूँ, तो लाइक टीचर लाइक स्टूडेंट मत बन जाना, आप सिली मिस्टेक मत करना। मैंने तो बहुत, देखो अभी कर दिया ना, यहाँ पे 58 ही लिख दिया था, 50। अब ये कितना हो जाएगा, 1 यहाँ से 50 से 8 आ जाएगा, 80, 1.1, और अब 80 से 300, तो 1.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेना जी कोई चीज़ तुम मिस नहीं कर दी मैंने। So this is the acceleration. Clearly, when there is no external force, the object will be accelerating किधर की ओर, नीचे की ओर. So this is case 1. अब interestingly, जैसे जैसे आप P को इंक्रीज करते जाते हो, है ना, P को आपने इंक्रीज करना शुरू किया, एक समय ऐसा आएगा, अब आप देखो क्लियरली कि मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, 96। तो केस 2 समझते हैं विदाउट लुकिंग एट द क्वेश्चन इटसेल्फ। केस 2 कहता है, केस 2 पे चले जाते हैं, और केस 2 कहता है कि भाई मान लेते हैं इधर की ओर, नीचे की ओर, मैंने अभी क्या बोला, नीचे की ओर 130 न्यूटन है, उसको रहने देते हैं इस डायरेक्शन में, ये तो फिक्स्ड है, ये तो mg लगा रहा है इसलिए लगता रहेगा ये हमेशा। अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, 96। अब 96 है, इसका मतलब है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ जाएगा। कब रेस्ट पे आ जाएगा, जब यहाँ पे फोर्स, जब P की वैल्यू 96 मतलब 130 माइनस 96 अगर कर दोगे विच इज 34, P की वैल्यू जब 34 न्यूटन आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है अभी मोशन में था, अब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। नेट फोर्स अब क्या हो जाएगा, इसके ऊपर जीरो हो जाएगा। जैसे ही 34 न्यूटन करोगे नेट फोर्स जीरो आ जाएगा, मतलब अब ऑब्जेक्ट पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, एंड इफ इट इज कंटिन्यूइंग टू बी इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी इन मोशन। कब तक ये मोशन में रहेगा, अब ये P को आप बढ़ाते चले जाओ, तो P को जैसे ही इंक्रीज करोगे, नाउ दिस फ्रिक्शन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे जैसे आप P को इंक्रीज करना शुरू करोगे, अब 34 पे आपको पता है नेट फोर्स जीरो हो गया, लेकिन अब 34 से जैसे ही आप इसको बढ़ाना शुरू करोगे P को, वैसे वैसे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू, बिकॉज अभी भी फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो होती जाएगी, बिकॉज नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो रहना है। तो नेट फोर्स जीरो रहने के लिए क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कैन कीप ऑन रिड्यूसिंग, कीप ऑन रिड्यूसिंग, कीप ऑन रिड्यूसिंग, और ये क्या होगा, इसकी वैल्यू जो है, फ्रिक्शन की वैल्यूज विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। एक समय ऐसा आएगा, कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स कि फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो कब हो जाएगी। और ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कि भाई केस 3 बनाते हैं यहाँ पे, और लेट मी जस्ट ड्रॉ द डायग्राम अगेन। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे इधर की ओर 130 न्यूटन, और अगर मान लो इस डायरेक्शन में P की वैल्यू ये भी 130 न्यूटन हो गया। सो केस 3, अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ 150 के लिए, बट 130 न्यूटन पे, 130 न्यूटन पे P इज इक्वल टू 130 न्यूटन, इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, दैट फ्रिक्शन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग इट्स वैल्यू, बिकॉज फ्रिक्शन जो है 34 न्यूटन तक, जब P की वैल्यू आपने 34 न्यूटन इसके ऊपर लगाया, ऊपर धक्का मारने की कोशिश कर रहे हो, जैसे जैसे वो धक्के की वैल्यू जो है इंक्रीज करते जा रहे हो, 34 न्यूटन तक तो फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे रहेगा। लेकिन जैसे जैसे आप उसकी 34 न्यूटन से बढ़ाना शुरू करोगे वैल्यू, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो रिड्यूस होनी शुरू होगी, एंड इट विल बिकम इक्वल टू जीरो।
तो फ्रिक्शन की वैल्यू एक समय ऐसे आएगी जब P इज इक्वल टू 130 न्यूटन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 न्यूटन, मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अब केस 4 जो दिया हुआ है आपके केस में, यहां पे दिया हुआ है P इज इक्वल टू 150 न्यूटन पे, बताओ कितना हो रहा है। अब इसकी वैल्यू जैसे ही मैं इंक्रीज कर दूंगा इससे, दिस इज द पुलिंग फोर्स, अभी तक ये पुल कर रहा था। अब इस केस में इफ आई इंक्रीज द वैल्यू, मतलब इधर की ओर 130 न्यूटन है और आपने इधर की ओर क्या कर दिया, 150 न्यूटन कर दिया, तो क्या बॉडी मूव करेगा? नहीं। आंसर विल बी नो। व्हाई बॉडी विल बी एट रेस्ट? बिकॉज नाउ द फ्रिक्शन विल स्टार्ट एक्टिंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब इस ऑब्जेक्ट की अब नेट टेंडेंसी ऊपर जाने की है, और चूंकि इसकी नेट टेंडेंसी ऊपर जाने की है, बिकॉज नेट फोर्स जो है 150 माइनस 130 वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, एंड फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा, बिकॉज फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की ओर लगना शुरू होगा, एंड दिस फ्रिक्शन की वैल्यू इस टाइम पे क्या हो जाएगा, अभी भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, बिकॉज फ्रिक्शन अभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पहुंचा है। तो नेट फोर्स जो है, न्यूटन अंकल क्या बोल गए हैं, नेट फोर्स अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो नेट फोर्स 0 होगा, ऑब्जेक्ट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो नेट फोर्स इज m इंटू ए। तो न्यूटन अंकल की बात मान लेते हैं, राइट हैंड साइड को 0 कर देते हैं। अब राइट हैंड साइड को अगर हमने 0 कर दिया तो हम क्या बोल सकते हैं, 150 माइनस 130 माइनस एफ इज इक्वल टू 0, और इस समय फ्रिक्शन की जो वैल्यू हो गई वो हो गई 20 न्यूटन। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है इस टाइम पे, 20 न्यूटन। फ्रिक्शन स्टिल हैज नॉट रीच द मैक्सिमम वैल्यू, एंड देयरफॉर इस केस में, केस 4, एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है, जो पूछा गया है, ये कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू, ये अलग से केस बना दिया आपके लिए, तो सेकंड केस है ये। तो second, when P is equal to 150 Newton, acceleration is equal to 0 because body will remain at rest. इन सबको समराइज कर दूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। कब तक रेस्ट पे रहेगा भैया, बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ कि किस P के वैल्यू तक ये रेस्ट पे रहेगा। तो हमने यहां पे क्या देखा था, हमने देखा था एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है, 96 न्यूटन, मतलब P की वैल्यू मैं कितनी इंक्रीज कर सकता हूं, एंड दैट विल बी केस 4। एक बार इधर कर लेते हैं, केस 4 ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो केस 4, अगर मैं केस 4 की बात करता हूं कि यहां पे 130 न्यूटन, P की वैल्यू जो कि मैक्सिमम P की वैल्यू कितनी हो सकती है, 96 न्यूटन। तो सॉरी, फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की 96 न्यूटन। तो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं, इन दोनों को मिला दूं, तो जो P की वैल्यू है, ये P की वैल्यू तब तक P विल बी इक्वल टू 130 प्लस 96 कितना होता है, 226, मतलब 226 न्यूटन तक। ये देखते रहना, आप वैल्यूज चेक करते रहना। 226 न्यूटन तक ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, दिस ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट। सो P की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, 226 न्यूटन हो गई, जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा। अब जैसे ही 226 न्यूटन से आप इसकी वैल्यू को बढ़ाना शुरू कर देते हो, this object will now start moving up the inclined plane, and therefore case 5 क्या हो जाएगा, केस 5 विल बी कि भाई 226 न्यूटन जो है, 226 न्यूटन यहां दिया हुआ था, P इज इक्वल टू 300 न्यूटन। तो भाई इस केस में तो बॉडी मूव करेगा कितना, ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर 300 न्यूटन, मैक्सिमम जो फोर्स इधर लग सकता है वो है 130 और 96 226, और अगर ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, एंड देयरफॉर इधर की ओर 130, कई बार बच्चे यहां पे भी गलती कर देते हैं, काइनेटिक नहीं लगाते हैं। एफ के की वैल्यू कितनी थी, 72 था, तो नीचे की ओर 72, और ऊपर की ओर फोर्स दिया हुआ है 300, तो 300 माइनस 202, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 300 माइनस 202 अपॉन टोटल वेट है 50, मान लेते हैं 200 है, चलो अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, करना नहीं एग्जाम में, बट अप्रॉक्सीमेट कितना हो गया, 100/200 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आंसर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन इन दिस केस, जो क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे 3 केसेस में, यहां पे एक्सेलरेशन कुछ 1.1 आया था, और वो था डाउन द इंक्लाइन। यहां पे एक्सेलरेशन कितना आया, 0, और इस केस में एक्सेलरेशन अभी आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अप द इंक्लाइन है। सो दिस इज
a very interesting problem which actually tells you a lot of things. So let me just summarize it, जो मैंने यहाँ पे लिखा है एक बार इसे समराइज कर देते हैं. ऑब्वियसली लेफ्ट हैंड साइड पे आपका ये कट रहा होगा ये पोर्शन, बट एनीवेज जस्ट अ समराइजिंग कि जब भी आप इस टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो, व्हाट यू नीड टू डू इज यू हैव टू एक्चुअली फाइंड एफ एस मैक्सिमम. तो सबसे पहले आपको एफ एस मैक्सिमम निकालना होगा, एफ के निकालना होगा, ये निकाल के रख लो ताकि बार बार इसकी वैल्यूज़ जो हैं आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़े. और एम जी साइन थीटा ये वैल्यूज़ निकाल लो आप. ये मैंने एग्जैक्ट यहाँ पे किया था, ठीक है, तो बट आपके लिए मैंने अप्रॉक्सीमेट कर दिया वहाँ पे. सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू. नाउ पहले वाले केस में जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी विल एक्सेलरेट. ये तो बहुत ही क्लियर था कि भाई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है कि भाई नीचे वाला फोर्स 130, ऊपर वाला फोर्स 72 न्यूटन एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार आप ये भी मिस्टेक कर सकते हो कि यहाँ पे स्टैटिक ही लगा दो और आंसर गलत आ जाएगा. सो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन लगाना है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग, बिकॉज यहाँ पे P इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है. सेकेंड वाले केस में एक्सेलरेशन स्टार्ट होगा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया है, एक्सेलरेशन मतलब नेट फोर्स कब जीरो हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा था मैंने वहाँ पे मैक्सिमम स्टैटिक से लिया है, बट यहाँ पे जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया है वो ये था कि भाई यहाँ पे 130 न्यूटन है. नाउ इधर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है और काइनेटिक था 72. इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का काइनेटिक 72 था ना, हाँ, तो 72 है, तो इन दोनों का जो 57-58 न्यूटन जो है, ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस पे आके नेट फोर्स जो है जीरो हो जाएगा. और ये कब तक जीरो रहेगा, जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं हो जाती. और एक बार वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो काइनेटिक विल बिकम स्टैटिक. और वो कब तक रहेगा, जब तक कि P की वैल्यू हमने वहां पे लिखा था 33 न्यूटन पे नहीं पहुंच जाती है. सो इंटरेस्टिंगली बच्चों, जब आप फोर्स अपवर्ड लगा रहे हो, आपने धीरे धीरे जब फोर्स को इंक्रीज करना शुरू किया, एंड देयरफॉर आई हैव जस्ट आस्क्ड 3 केसेस, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये क्वेश्चन. तो धीरे धीरे जब आप कर रहे हो तो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में आ चुका था. ऑब्जेक्ट अगर मोशन में आ गया तो पहले तो वो रुकेगा, रुकने के बाद ही स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा. और जब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अब कहानी क्या होती है, अब आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे, एक बार ऑब्जेक्ट रुक गया तो फ्रिक्शन जो है अपनी वैल्यू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम करनी शुरू करेगा. कब तक कम करेगा, पहले जीरो होगा, फिर वो अपना डायरेक्शन रिवर्स करेगा, बिकॉज अब टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी, पहले नीचे जाने की थी. और जैसे P को इंक्रीज करते जाओगे, आफ्टर अ पर्टिकुलर वैल्यू, आफ्टर 130 न्यूटन, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही 130 से ज़्यादा करोगे फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन रिवर्स कर देगा. सो फ्रिक्शन जैसे ही 130 से ज़्यादा करोगे, फ्रिक्शन अपना रिवर्स कर देगा डायरेक्शन, और फ्रिक्शन पीछे लगने लग जाएगा. एंड देयरफॉर 150 पे मूव नहीं कर रहा था, बिकॉज उस समय बॉडी रेस्ट पे था. और फिर धीरे 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 और इंक्रीज करोगे, 226 से भी ऊपर ले जाओगे तो ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग. और जैसे ही मूव करने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फिर से लगेगा, लेकिन इस वक्त ऊपर की ओर लगेगा. And therefore you can calculate the acceleration in the third case. So I hope everyone has understood this problem. अगर किसी को कोई भी डाउट है और समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि किस स्टेप में या किस जगह पे आपको डाउट है. केस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किस केस में आपको डाउट है, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स. अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे. नेक्स्ट प्रॉब्लम कई बार नीट में, मेंस में, एडवांस में ये प्रॉब्लम आ चुका है, तो थोड़ा सा इसको भी डिटेल में देखते हैं. यहाँ पे दिया हुआ है M1 M2 के ऊपर, मतलब M2 M1 के ऊपर रखा हुआ है. एंगल थीटा 30 डिग्री है. तो इसका मतलब सबसे पहले आप देखो कि जो टैन की जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, हमें पता है कि एंगल ऑफ रिपोज विच इज थीटा डैश, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, टैन इनवर्स ऑफ म्यू होता है. ये एक ऐसा एंगल होता है जब ऑब्जेक्ट स्लिप करने लग जाता है. तो सबसे पहले तो ये चेक कर लो भैया स्लिपिंग भी शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है, वरना ये नल एंड वॉइड क्वेश्चन हो जाता है कि अगर स्लिपिंग ही नहीं हो रही तो आप हर समय आप कुछ भी लगाओगे तो रेंज जो है, मतलब इट विल ऑलवेज बी एट रेस्ट, स्लिपिंग होगी ही नहीं ऑब्जेक्ट में. तो P की किसी वैल्यू पे स्लिपिंग नहीं होगी. यू गॉट इट. सो क्लियरली पहले तो ये देखेंगे कि स्लिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही है. तो ऑब्वियसली ये एंगल क्या आएगा, टैन इनवर्स ऑफ 0.3, और ये लगभग जो होता है, ये मैंने चेक किया था, मुझे भी वैल्यूज़ याद नहीं होती है. सो ये 16 डिग्री के आसपास आ रहा था, 16.5 डिग्री के आसपास आ रहा था. एंड 16.5 डिग्री जो है
इसका मतलब अगर इससे कोई भी ज़्यादा एंगल है तो इसका मतलब स्लिपिंग तो हो रही है। अब ये कंडीशन यूजली आपके एग्जाम में नहीं दिया होगा, जस्ट टेलिंग यू टू चेक दिस सो दैट यू आर ऑलवेज अवेयर अबाउट दिस। ओके, नाउ द फर्स्ट स्टेप इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट स्टेप सेज कि भाई ये जो पूरा सिस्टम है, मान लेते हैं एक सिस्टम है, इस सिस्टम के ऊपर आपने पी लगाया, ये सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था, तो आपको पता है न्यूटन अंकल क्या बोल गए हैं कि भाई एक्सटर्नल फोर्स जो होता है ये कितना होता है, m प्लस एम इंटू ए, बिकॉज ये इसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है, तो सिंपली a विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स विच इज p अपॉन m प्लस एम। ये तो पहला केस है, ये तो सिंपल यहीं पे छोड़ देते हैं अभी इसको। आपसे p की रेंज पूछी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें भी दो कंडीशन होंगी। एक कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट जो है इस इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की ओर जा रहा था, आप धीरे धीरे पहले स्टार्ट करोगे p की वैल्यू को इंक्रीज करना, तो ऑब्वियसली अगर p जीरो है इमेजिन करो तो क्या होगा, m2 जो है नीचे की ओर जा रहा होगा और m1 जो है पीछे की ओर जा रहा होगा। इनको रोक के रखने के लिए क्या करोगे, p की वैल्यू पहले लगाओगे तो ये इसके ऊपर जो है केवल इंक्लाइन प्लेन पे जो है ये ऑब्जेक्ट स्लिप करेगा। सो दैट अगर p की एक ऐसी वैल्यू आएगी जब ये केवल इसके ऊपर स्लिप करेगा, p की वैल्यू को इंक्रीज करते जाओगे तो ये दोनों आगे भी जा रहा होगा और ये इसके ऊपर स्लिप भी कर रहा होगा, एंड देयर विल बी अ केस जब p की वैल्यू इतनी इंक्रीज कर दे कि ये इसके ऊपर स्लिप करने लग जाएगा, मतलब इसका मोशन जो है ऊपर की ओर जाने लग जाएगा, जैसे पिछले वाले केस में किया था कि भाई अगर अगर बेसिकली अगर इंक्लाइन प्लेन पे अगर मैंने p को धीरे 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 इंक्रीज किया तो एक समय ऐसा था कि फ्रिक्शन जो है पीछे की ओर लगने लग जाता है। पहले फ्रिक्शन जो है ऊपर लग रहा था, फिर बाद में फ्रिक्शन पीछे लगने लगता है। वैसे ही यहां पे क्या होगा, हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। केस वन इज when object when m2 is moving downward या फिर has the tendency to move downward, तो वो ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि स्लिप का कंडीशन नहीं है, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं कि m2 की टेंडेंसी क्या है, किधर जाने की है, m2 has tendency to move डाउनवर्ड। ठीक है, अब इसकी टेंडेंसी इधर है तो अब हम इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में एक बार इसको भी रब कर दें। वैसे हमेशा देखो मैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट जो है ना इस तरीके से बनाना पसंद करता हूँ कि भाई ये एक डॉट है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इधर नॉर्मल रिएक्शन, यही फोर्सेस है, इधर की ओर mg, और चूंकि ये इंक्लाइन प्लेन पे इसकी स्लिपिंग की टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन जो है अभी हमने क्या बोला, पहला केस डाउनवर्ड स्लिप कर रहा है तो फ्रिक्शन इसके ऊपर इधर की ओर लगेगा F। ये हो गया, और इस पूरी चीज की टेंडेंसी इधर ऑब्वियसली ये किधर मूव कर रहा है, पूरा का पूरा सिस्टम जो है आगे की ओर एक्सेलरेट कर रहा है, तो मैंने आगे की ओर एक्सेलरेट करा दिया। अब इनके कंपोनेंट्स ले लेते हैं, इनके कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम ये ले लेते हैं और इससे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा। सो नाउ आई कैन से दिस एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, ये एंगल थीटा दिया हुआ है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंड देयरफॉर दिस कंपोनेंट विल बी इक्वल टू n ऑफ साइन थीटा, और पीछे जो है ये f ऑफ कॉस थीटा, और ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा n ऑफ कॉस थीटा प्लस f साइन थीटा। तो ये आपके पास फोर्सेज आ गए, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज एंड आई विल राइट डाउन एवरीथिंग देयर। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि भाई फोर्सेस जो हैं ऊपर की ओर n cos थीटा प्लस f sin थीटा, इस डायरेक्शन में आ गया n sin थीटा माइनस, क्योंकि इधर फोर्स लग रहा था, f cos थीटा, और इधर की ओर आ गया m2g। तो नाउ वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा भाई, इस डायरेक्शन में तो कोई मोशन नहीं हो रहा, तो न्यूटन अंकल ने क्या बोला है भाई कि जो जिस डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है, हम क्या करेंगे, उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होता है जीरो, तो वहां से क्या आ जाएगा, वहां से आ जाएगा n cos ऑफ थीटा प्लस f साइन ऑफ थीटा माइनस m2g, एंड दैट विल बी इक्वल टू जीरो। अब ये दिया हुआ है कि भाई लिमिटिंग कंडीशन निकालो,
जिसमें कि ऑब्जेक्ट जब तक स्लिप नहीं करता है। तो लिमिटिंग कंडीशन में एफ क्या हो जाएगा, एफ इन द लिमिटिंग कंडीशन एफ विल एक्चुअली बिकम एफ एस मैक्सिमम। और ये क्या होता है, एफ एस मैक्सिमम की वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। डाल दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा प्लस म्यू एस एन साइन ऑफ थीटा माइनस एम टू जी, ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी एम टू जी अपॉन कॉस ऑफ थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। सो समझे यहाँ तक? अरे समझे कि नहीं समझे बता दो भाई मुझे चैट चूट में। तो यहाँ पे नीचे जो है आप चैट में बता दो मुझे, या कमेंट बॉक्स में बता देना बाद में अगर वीडियो देख रहे हो तो, कि भाई ये चीज़ यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे लिमिटिंग फोर्स का मतलब है कि भाई दिया हुआ है कि वो कंडीशंस निकालो पी की जब वो स्लिप, मतलब आप देखो यहाँ पे क्या दिया, फाइंड द रेंज फॉर विच इट विल नॉट स्लिप। ठीक है, तो हमने वो रेंज निकाल लिया कि भाई नीचे जो है जब स्लिप करने वाला है वो निकाल लेते हैं। तो उससे एफ एस मैक्सिमम आ गया, ये हमने लगा के यहाँ से एन की वैल्यू अभी लिख ली है म्यू एस और इनके टर्म्स में। चलो ठीक है, अब राइट हैंड साइड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो भाई नेट फोर्स क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो न्यूटन अंकल क्या बोल गए कि भाई एक्सेलरेट अगर कर रहा है सिस्टम तो राइट हैंड साइड हो जाएगा जो भी मास अंडर ऑब्जर्वेशन है विच इज़ m2 और उसका एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू हमें आ ही चुकी है, एफ एस मैं यहाँ पे म्यू एस एन कर दूंगा तो ये आ जाएगा a विल बी इक्वल टू n, कॉमन ले लिया मैंने, ये भी f की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं n साइन थीटा माइनस म्यू एस एन कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2a। सो नाउ m2a विल बी इक्वल टू n, हटा ही देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, n की जगह हम ये लिख देते हैं, इट विल बी m2g अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा एंड मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे क्या है n कॉमन हो गया तो यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा। चलो भाई ये भी लिख दिया, तो इसका मतलब m से m कैंसिल हो गया, m2 कैंसिल हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है, आप इसको याद भी रख सकते हो कि भाई जब भी ऐसा कुछ कंडीशन दिया होता है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जब इसकी टेंडेंसी किधर स्लिप करने की है, नीचे स्लिप करने की है, उस समय जो होता है ये होता है साइन थीटा माइनस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू एस साइन ऑफ थीटा इंटू जी, ये आ जाता है एक्सेलरेशन की वैल्यू। एंड इफ यू पुट द वैल्यूज, आप एक बार वैल्यूज पुट कर लो तो साइन थीटा कितना है 1/2 हो जाएगा साइन 30 पे, ये 1/2 हो जाएगा, म्यू एस है 0.3, ये √3/2, तो ये आ जाएगा, वैल्यू लिख लेते हैं 1/2 माइनस 0.3 कॉस थीटा है √3/2 अपॉन कॉस थीटा √3/2 प्लस 0.3 इंटू 1/2, तो हाफ 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 हर जगह से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 0.3 इंटू 1.7 विच इज़ 1.7 इंटू 0.3 होता है 0.51, एक में से माइनस करेंगे तो 0.49 या 48 के आसपास आ जाएगा, तो 48 ज़्यादा अच्छा लगता है, लिख देते हैं। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ 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 सब कैंसिल हो गया, तो 1.7 प्लस 0.3 ये आ गया 2, सो बेसिकली इतना जी। तो एक्सेलरेशन पहले वाले केस में आ गया हमारे पास, दिस एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 0.24 इंटू जी, तो ये आ गया एक्सेलरेशन। मतलब इस समय जो एक्सेलरेशन है, एक कंडीशन जब इसकी टेंडेंसी स्लिप करने की है नीचे, जिस मोमेंट पे स्लिप करने की टेंडेंसी आ जाएगी उस समय जो एक्सेलरेशन है वो 0.4 जी है, ये अभी याद रख लेना। सो एक्सेलरेशन कितना आ गया था हमारे पास 0.24 जी व्हेन द कंडीशन, व्हेन द बॉडी वाज अबाउट टू स्लिप किधर, डाउनवर्ड। अब सेकंड केस कर लेते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अबाउट टू स्लिप अपवर्ड्स, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, उस केस में हमारे फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम देखें तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या बोलता है, एन अभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर, एम जी अभी भी नीचे, और फ्रिक्शन जो है अब टेंडेंसी किधर है जाने की उसकी,
ऊपर जाने की है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, फ्रिक्शन ऑब्वियसली मोशन, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इस केस में फ्रिक्शन जो है सरफेस के अलोंग लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और अब कंपोनेंट्स लिख लो इन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन। सो ये हो गया एंगल, दिस एंगल इज गिवन टू यू, सो दिस एंगल इज थीटा, और ये एंगल भी थीटा हो गया। सो इस डायरेक्शन में आ जाएगा n साइन थीटा प्लस f कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में यहाँ पे n कॉस ऑफ थीटा, तो पहला वाला केस क्या हो जाएगा, n कॉस थीटा विल बी इक्वल, अब मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, न्यूटन अंकल ने सिखाया कि भाई वर्टिकल मोशन में तो जीरो हो रहा है राइट हैंड साइड, तो जीरो लिखेंगे तो n कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, f साइन थीटा और mg, प्लस कर दिया mg, और इससे आ जाएगा, हमने जैसे पिछले वाले केस में किया था, f की लिमिटिंग कंडीशन लगाएंगे तो f की लिमिटिंग म्यू एस n हो जाएगा। म्यू एस n अगर मैं कर दूंगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा n ऑफ कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू mg, m2g जो भी है यहाँ पे, और n की वैल्यू आ जाएगी m2g अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा। तो ये हमने n निकाल लिया। सिमिलरली नेट फोर्स ma के बराबर होता है, तो भाई अंकल ने सिखाया है, जो अंकल सिखाए हैं वो हम यहाँ अप्लाई कर देंगे, m2a। अब m2a अगर कर दिया तो भाई यहाँ से मेरे पास एक्सेलरेशन जो आ जाएगा फिर से, अब देखो यहाँ पे ऊपर वाले में प्लस है, नीचे वाले में माइनस है, तो एक्चुअली पिछले वाले केस से मतलब अब तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, हमें दिख गया कि भाई साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ये आप कर लोगे इनटू जी। तो भाई अगर ऊपर जाने की टेंडेंसी है तो एक्सेलरेशन जो हो गया ये आ गया साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन ऑफ थीटा इंटू जी। ये आप नोट कर लेना, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। अब जब आपने ये कर दिया तो फिर तो बहुत आसान हो गया ना। अब P इससे अगर कैलकुलेट कर लो भाई, वैल्यू कितनी आ रही है, साइन थीटा है हाफ प्लस 0.3 इंटू √3/2, तो ऊपर प्लस हो रहा है और नीचे माइनस हो रहा है, नीचे कॉस थीटा कितना हो गया, √3/2 माइनस 0.3, और ये इससे भी आइडिया लग जाएगा आप सही कर रहे हो कि नहीं। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब जो भी आपने अजम्पशन लिया है वो गलत है, ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा उस डायरेक्शन में। सो माइनस 0.3 इंटू हाफ, हाफ 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 सब कैंसिल हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना आया था 0.51, तो ये हम लिख लेंगे 1 प्लस 0.52 अप्रॉक्सीमेटली, उधर 0.48 लिया तो इधर भी वही ले लेते हैं, एंड 1.7 माइनस 0.3 हो गया 1.4। तो अब ये आ जाएगा, वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे, वैल्यू हो गई 1. अगर मैं ये कैंसिल कर दूँ तो 0 समथिंग ये आएगा, देख लेना, इतना जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब 10 मीटर ऊपर की ओर 10 मीटर हो गया, और इस डायरेक्शन में क्या था 2.4 था नीचे की ओर। सो P की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू आपको दिख गई, मिनिमम वैल्यू तो भाई m1 प्लस m2 इंटू ए था, तो ये आ जाएगा P की वैल्यू आ जाएगी m1 प्लस m2 इंटू ए। पी हमने सबसे पहले निकाला था, m1 प्लस m2 इंटू ए था, और ए की जो वैल्यू है यहाँ पे वो है 0.24 जी। सो ये हो जाएगा 0.24 इंटू ये, P की वैल्यू यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी भाई 1.08 इंटू m1 प्लस m2 इंटू जी, यहाँ तक जाएगी। एंड दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेंज। आपने क्या किया, एक्सेलरेशंस निकाल लिए फॉर द लिमिटिंग कंडीशंस, और एक बार एक्सेलरेशन निकाल दिया तो वहाँ से आप P की वैल्यू निकाल सकते हो। सो बच्चों देखो, इन दो सवालों से हमने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी हैं वो ये सीखी हैं कि पहले वाले सवाल में तो हमने क्लियर बोला था एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो या तो ऊपर मूव करेगा या नीचे मूव करेगा। ऊपर मूव करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन नीचे लगेगा, और नीचे मूव करने की टेंडेंसी होगी तो फ्रिक्शन ऊपर लगेगा। एंड देयरफॉर वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल फोर्स टू शो यू दैट फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, जो दोनों डायरेक्शन में
अपने वैल्यू के मैक्सिमम जब तक नहीं पहुंच जाता है तब तक वो ऑब्जेक्ट को रोक के रख सकता है। सिंपली रख दिया तो ऑब्जेक्ट को ऊपर वाला फ्रिक्शन जो है रोक के रखने की कोशिश कर रहा है। फिर मैंने फोर्स को इंक्रीज करना शुरू किया तो फ्रिक्शन जो है पहले जीरो हो गया और अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, और डायरेक्शन रिवर्स करके तब तक रोकेगा जब तक कि वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू प्लस एम जी साइन थीटा के बराबर नहीं हो जाता है। तो ये हमने पहले वाले क्वेश्चन में सीखा। और सेकेंड क्वेश्चन में हमने सीखा कि भाई जब भी दो ऑब्जेक्ट साथ में मूव कराना है तो एक्सेलरेशन निकाल लो, एंड एक्सेलरेशन की कंडीशन लिमिटिंग वैल्यूज पे निकाल लो। तो जैसे ही एक्सेलरेशन की आप वैल्यूज निकाल लेते हो तो आपको एक कंडीशन लिखेगा लोअर एक्सेलरेशन और एक में आपको हायर एक्सेलरेशन दिखेगा, दिख गया आपको। तो P की वैल्यू जो है उन दोनों के बीच में लाई करेगी, बिकॉज हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था कि पूरे सिस्टम पे एक ही फोर्स लग रहा है, वो है P। मतलब इस पूरे सिस्टम पे ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है इस तरीके का, इस पूरे सिस्टम पे केवल और केवल एक फोर्स लग रहा है विच इज P, एंड देयरफॉर इस डब्बे में मास इज m1 प्लस m2 और इसका एक्सेलरेशन इज a। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 इंटू a, यहाँ भी m1 प्लस m2 इंटू a, एंड नाउ वी हैव सॉल्व्ड इट फॉर ऑल दी केसेस। So I hope this lecture definitely benefits you in all the possible way, and आपके सारे static friction के जो भी doubts हैं वो सब clear करता है। So for more such videos पहले like करो, share करो और subscribe तो ज़रूर करो, because the frequency of these type of lectures will keep on increasing as you near towards your exam। तो जैसे जैसे आप एग्ज़ाम की तरफ जाओगे बहुत सारा मोटिवेशन, बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको और मिलते जाएंगे। एज पैशन आई ट्राई टू फाइंड एज मच टाइम एज पॉसिबल जहाँ पे मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड करूँ और आपके सामने लेके आऊँ। सो विथ मी आनंद प्रकाश साइनिंग ऑफ। फिर से मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।